हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑफ माय यूट्यूब चैनल लॉ जर्नी में। आज या फिर यह वीडियो उन सभी के लिए जिन्होंने या फिर जो लॉ कर चुके हैं या फिर जो लॉ कर रहे हैं या फिर वो व्यक्ति जो लॉ नहीं किए लेकिन लॉ के संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी रखने में इंटरेस्ट रखते हैं। इस वीडियो में हम सामान्य भाषा में समझेंगे कि कैसे सिविल केस यानी दीवानी मामलों में अगर आपको रिलीफ या रेमेडी लेनी है तो किन किन प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है, क्या क्या प्रोसीजर क्या क्या है सूट को इंस्टीट्यूट करने, सूट को लाने में और उनसे रिलीफ या फिर रेमेडी ग्रांट करवाने में कोर्ट से। पहले हम लोग समझेंगे कि सिविल केस क्या होता है। जैसा कि अब आप लोग जानते हैं यहाँ पे या फिर जानते ही होंगे कि केस जो है दो प्रकार का होता है। एक होता है सिविल केस होता है, एक होता है क्रिमिनल केस होता है। सिविल केस जिसका मतलब होता है किसी सिविलियन अर्थात नागरिक के राइट का वायलेशन हुआ है जिसके लिए आपको रिलीफ या रेमेडी चाहिए, यानी आपके राइट या राइट का जो है उल्लंघन हुआ है, राइट या ड्यूटी का उल्लंघन हुआ है जिसके लिए आपको रिलीफ या रेमेडी चाहिए। रिलीफ या रेमेडी में कई प्रकार के रिलीफ हो सकते हैं, जैसे डिक्लेरेशन संबंधित, इंजंक्शन से संबंधित यानी स्टे ऑर्डर संबंधित, या फिर डैमेज आपको कोई हुआ, नुकसान कोई हुआ है, कोई क्षतिपूर्ति हुई है। इसके अलावा क्षतिपूर्ति यानी कंपनसेशन संबंधित जो है रेमेडी सिविल केसेस में ग्रांट होती है। क्रिमिनल केस क्या होता है? क्रिमिनल केस ऐसे केस जो पनिशेबल है आईपीसी के द्वारा, इंडियन पिनल कोड 1860 के द्वारा, ठीक है। तो ये जो है क्रिमिनल केस होते हैं। सिविल केस क्या होता है? सिविल केस में अगेंस्ट पर्सन होता है कि पर्सन टू पर्सन, माने कि प्लेंटिफ वर्सेस डिफेंडेंट होता है, ठीक है, डिफेंडेंट होता है। लेकिन क्रिमिनल केस में क्या होता है? क्रिमिनल केस में जो है प्रोजिक्यूशन वर्सेस स्टेट होता है। यहाँ पे स्टेट क्यों होता है? यहाँ स्टेट इसलिए होता है कि जो क्रिमिनल केस होता है ये बड़े बड़े ऑफेंस होते हैं, ठीक है, जिनमें किसी का मर्डर वगैरह हो गया, किसी के साथ रेप हो गया, किसी के साथ चोरी हो गया, तो ये सब जो है इसमें ऑफेंस इसमें आते हैं जो कि बड़े स्तर के ऑफेंस होते हैं जिनसे जो है पूरा समाज जो है प्रभावित होता है। तो इसलिए जो है इनमें वर्स स्टेट लगाया जाता है क्योंकि ये जो है एक तरीके से एक सोसाइटी एट लार्ज को जो है प्रभावित करते हैं, अफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये सब हो गया। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं कि सिविल केस में अगर आपको में कौन कौन से मैटर जो है सिविल केस से डील करते हैं। जैसे आपका किससे होगा? प्रॉपर्टी संबंधित हो गया, ठीक है, मनी से संबंधित हो गया, या फिर फैमिली मैटर हो गया, फिर कॉन्ट्रैक्ट संबंधित हो गया, ठीक है। इसके अलावा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट आईपीआर संबंधित हो गया, ठीक। तो ये सब मामले जो है सिविल केस में आते हैं। प्रॉपर्टी में क्या क्या हो सकता है? प्रॉपर्टी में रिकवरी ऑफ प्रॉपर्टी हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा टाइटल के संबंध में प्रॉपर्टी हो सकता है, टाइटल सूट लाना है, या फिर पजेशन के लिए ला सकता है, एडवर्स पजेशन के संबंध में सूट लाना है, या फिर डिक्लेरेशन के संबंध में, यानी कि कोई प्रॉपर्टी है, ठीक है, उस पर डिस्प्यूट चल रहा है कि प्रॉपर्टी किसकी है, तो उसके लिए आपको डिक्लेरेशन सूट लाना पड़ेगा कि ये कोर्ट ये डिक्लेयर किए करे कि जो है ये प्रॉपर्टी जो है मुझसे बिलोंग करती है, फिर प्रॉपर्टी मेरी है। तो उसके लिए भी आप सूट लेके आ सकते हैं प्रॉपर्टी संबंधित, ठीक। इसके अलावा क्या हो सकता है? मनी सूट, जिसकी रिकवरी आप मनी के सूट लेकर आते हैं। फैमिली मैटर में कौन कौन से केस आएंगे? जैसे आपका डाइवोर्स का हो गया, ठीक है, आरसीआर का हो गया, रेस्टिट्यूशन ऑफ कंज्यूगल राइट हो गया, या फिर इसके अलावा जुडिशियल सेपरेशन का हो गया, ठीक है, या फिर आपको जो है क्या मैरिज को जो है वाइड डिक्लेयर करवाना है, ठीक है। तो इसके लिए आप सूट लेकर सकते हैं। और भी जैसे मेंटेनेंस के, इसके अलावा मेंटेनेंस का भी सूट हो गया, ठीक है, मेंटेनेंस और एलिमनी का आपको सूट लेके आना, तो ये सब फैमिली मैटर के सूट हो गए। फिर कॉन्ट्रैक्ट में ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ, मतलब किसी के साथ आपने कॉन्ट्रैक्ट किया कुछ करने के लिए और दूसरी पार्टी ने उसको ब्रीच कर दिया, उसके लिए भी आप जो है सिविल में ही सूट लेके आते हैं, सिविल सूट को कहते हैं। इसके अलावा आईपीआर हो गया, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, आपका पेटेंट राइट हो गया, कॉपी राइट हो गया, ठीक है। तो ये सब भी जो है राइट सिविल सूट ही के थ्रू ही आते हैं, ठीक। तो ये सब हो गया मैटर। इसके अलावा सिविल सूट में अगर आपको रिलीफ चाहिए, ठीक है, अगर आपको रिलीफ कुछ आपको लेना है सिविल सूट में, तो उसके लिए प्लेन से लेकर जजमेंट या डिक्री तक जितने प्रोसीजर दिए गए हैं उनको फॉलो करना मैंडेटरी होता है, तभी आपको रिलीफ जो है मिलेगा सीपीसी के द्वारा, यानी सिविल सूट में, ठीक है। तो इसके लिए हमें पूरा प्रोसीजर क्या है, पूरा प्रोसीजर को अगर हम शॉर्ट में समझना चाहें तो उसके लिए सबसे पहले आपके पास होना चाहिए कॉज ऑफ एक्शन होना चाहिए, ठीक है। इसके लिए सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए? कॉज ऑफ एक्शन होना चाहिए। कॉज ऑफ एक्शन का क्या मतलब है? ठीक है, कॉज ऑफ एक्शन का मतलब होता है रीजन टू फाइल ए सूट, मतलब आप सूट क्यों फाइल कर रहे हैं, आपके पीछे रीजन क्या है, आपका जो है क्या कारण क्या है सूट फाइल करने का। तो कॉज ऑफ एक्शन क्या है? रीजन टू फाइल ए सूट
अगर इसको डिफाइन करें कॉज ऑफ एक्शन को, तो होता है कि एग्जिस्टेंस ऑफ लीगल राइट, और होता है वायलेशन ऑफ लीगल राइट। वायलेशन क्या, मतलब आपका एग्जिस्टेंस था, आपका ये राइट आपके पास, आपको मतलब दिया गया है लॉ के द्वारा, और किसी दूसरे व्यक्ति ने इसी राइट का जो है वायलेशन किया है, तो इसको बोलते हैं कॉज ऑफ एक्शन। यानी एग्जिस्टेंस ऑफ लीगल राइट, हमारा ये राइट बनता है और किसी दूसरे व्यक्ति ने हमारे राइट को वायलेट किया, तो ये होना चाहिए कॉज ऑफ एक्शन होना चाहिए आपके पास सबसे पहले। उसके बाद आप एक एडवोकेट्स की हेल्प से प्लेंट फाइल करते हैं कोर्ट में, ठीक है, जिससे प्लेंट में आपको अपना नाम और इसके अलावा डिफेंडेंट का नाम, एड्रेस, दोनों प्लेंटिफ हो गया, फिर आपको जो मतलब जैसे बता दें कि जो सूट फाइल करता है उसको हम लोग बोलते हैं प्लेंटिफ, और जिसके खिलाफ सूट फाइल होता है उसको हम लोग बोलते हैं डिफेंडेंट। ये सीपीसी में होता है, यानी सिविल केस में होता है, ठीक है, ठीक। और अगर फैमिली मैटर देखा जाए तो फैमिली में होता है, अगर जो केस फाइल करता है उसको हम लोग बोलते हैं पिटिशनर, ठीक है, और जो इसके खिलाफ केस होता है उसको बोलते हैं रिस्पोंडेंट, ठीक। अब क्रिमिनल केस में देखा जाए तो जो केस फाइल करता है उसको बोलते हैं प्रोसिक्यूशन, और जिसके खिलाफ केस फाइल है तो हमेशा स्टेट के अगेंस्ट होता है, क्योंकि सोसाइटी एट लार्ज को अफेक्ट करता है, ठीक है। तो ये सब हो गया मैटर है। अब सीपीसी में क्या है, जो फाइल करता है यानी जिसको रेमेडी चाहिए उसको प्लेंटिफ बोलते हैं, और जिसके खिलाफ रेमेडी चाहिए उसको डिपेंडेंट बोलते हैं। तो हमको प्लेंट फाइल करना होता है एडवोकेट की हेल्प से, जिसमें प्लेंट में आपको प्लेंटिफ और डिफेंडेंट का नाम, एड्रेस, प्लेस ऑफ रेसिडेंस और कॉज ऑफ एक्शन, इसके अलावा क्या रिलीफ आपको चाहिए, ठीक है, ये सब वगैरह वगैरह आपको भरना होता है। उसके बाद आपको कोर्ट फीस लगाकर कोर्ट ऑफिस में जमा करना पड़ता है। कोर्ट फीस जैसा कि आप लोग जानते होंगे या फिर सुने होंगे कभी कि जो है कोर्ट फीस लगाना पड़ता है। कोर्ट फीस को ही देखा जाए तो कोर्ट फीस जो है एक स्टैम्प ड्यूटी होता है, वही कोर्ट फीस होता है, ठीक है। कोर्ट फीस आपका कोर्ट फीस एक्ट जो है 1870 का कोर्ट फीस हमारा है, ठीक है। इसमें सेक्शन 7 जो है बहुत महत्वपूर्ण सेक्शन है। सेक्शन 7 में दिया गया है कि किस मैटर के लिए कितना कोर्ट फीस लगेगा, ठीक है। इसी में अगर एक्ट में जो है कोर्ट फीस एक्ट 1870 के पीछे अगर आप देखेंगे पूरा लिस्ट दिया गया है कि किस मैटर होगा तो उसमें कितने रुपए का कोर्ट फीस लगेगा, जैसे कहीं 50 रुपये, कहीं 10 रुपये, मतलब बहुत ही मिनिमल फीस दिया गया, बहुत कम फीस दिया गया, तो ठीक है। तो उसके लिए कोर्ट फीस लगाते हैं हम लोग प्लेंट के साथ, ठीक है, और इसको कोर्ट ऑफिस में जो है कोर्ट ऑफिस में जमा करते हैं। कोर्ट ऑफिस क्या करता है, कोर्ट ऑफिस का जो क्लर्क होता है वो अपनी रजिस्ट्री में एंट्री करता है प्लेंट के आपको, उसके बाद आपको जो है लॉजी नंबर और स्टैंप नंबर देता है, और चेक करता है कि जो आपका जो सूट है वो लिमिटेशन से बाहर है कि नहीं। लिमिटेशन से बाहर है इसका क्या मतलब है, लिमिटेशन के बाहर मतलब कि आप कि मतलब एक एक्ट बनाया गया इंडियन लिमिटेशन एक्ट, ठीक है, एक्ट बनाया गया इंडियन लिमिटेशन एक्ट 1963 का, जिसमें ये बताया गया कि कोई भी सूट अगर आप जो लाते हैं कि मतलब सूट का मतलब ऐसा नहीं कि आपको अगर कोई सूट लाना है तो उसके लिए अनलिमिटेड पीरियड, जबकि हर सूट का एक जो है लिमिटेशन है कि आप जो है कोई अगर आपको सूट लाना है तो आप इतने साल के भीतर या फिर इतने दिनों के भीतर जो है आपको जो है सूट लाना है। तो मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट का सूट हो गया, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट समझ सूट लाना है तो 3 साल के अंदर लेके आना है, ठीक है। इस तरह के मॉर्टगेज का लाना है आपको, ठीक है, तो उसके लिए आपको 12 साल का जो है टाइम देता है, ठीक है, मॉर्टगेज वगैरह। तो इस तरह का जो है लिमिटेशन दिया गया है इंडियन लिमिटेशन एक्ट में। तो ये कोर्ट क्लर्क वही चेक करता है कि आपका जो है सूट जो है लिमिटेशन से बाहर तो नहीं है। अगर आपका सूट लिमिटेशन से बाहर है तो आपके सूट को रिजेक्ट कर दिया जाता है, ठीक है, एडमिट नहीं होगा फिर। और अगर आपका सूट जो है लिमिटेशन से बाहर नहीं है या फिर विद इन लिमिटेशन है तो कोर्ट क्लर्क जो है उस प्लेंट को एडमिट कर लेता है, ठीक है। तो इसके बाद जो है आपका प्लेंट जो है एडमिट हो गया, इसके बाद जो है प्लेंट जो एज ए सूट के रूप में कोर्ट के समक्ष आता है। फिर कोर्ट इसी प्लेंट के एवज में जो है सम्मन इशू करता है। किसको सम्मन इशू करता है, डिफेंडेंट को सम्मन इशू करता है। सम्मन का मतलब होता है रिप्लाई करना, सम्मन आपका मतलब होता है रिप्लाई करना, कि जो कि रिप्लाई करना डिफेंडेंट रिप्लाई करे, क्योंकि उसके अगेंस्ट जो है एक सूट जो है पास किया गया, एक सूट जो है लाया गया बिफोर द कोर्ट में। इसके बाद डिफेंडेंट जो है उसका रिप्लाई करता है, इसके रिप्लाई को हम लोग बोलते हैं WS बोलते हैं, रिटन स्टेटमेंट बोलते हैं उसके रिप्लाई को, जो भी वो रिप्लाई करता है प्लेंट के अगेंस्ट में, ठीक है। उसके ऊपर रिप्लाई करता है, उसको जो भी आरोप उसके ऊपर लगाया गया, जो भी प्लेंट में जो भी लिखा गया है, जो भी रेमेडी के लिए क्लेम किया गया उसको जो है डिनाई करता है या फिर एडमिट करता है, वो सब रिटन स्टेटमेंट में जो है डिफेंडेंट जो है फाइल करता है कोर्ट के साथ,
फिर दोनों, इसके बाद क्या, दोनों पार्टी को कोर्ट में बुलाया जाता है, जहाँ यह देखा जाता है कि जो है सूट में दम है कि नहीं, मतलब कि जो सूट फाइल किया गया है जो उसमें जो है वो जो है केस बन रहा है कि नहीं। अगर केस बन रहा है तो कोर्ट जो इशू फ्रेम इशू कर देता है, और कोर्ट अगर केस बन रहा है तो कोर्ट जो है इशू फ्रेम करता है कि मतलब इन इन मुद्दों पे जो है सुनवाई होनी है। तो अगर नहीं बनता है तो इसको जो है डिसमिस कर देता है। इसके बाद कोर्ट में हियरिंग चलती है, फिर दोनों पार्टी का एग्जामिनेशन होता है, इसके साथ ही दोनों पार्टी के अलावा विटनेस का भी एग्जामिनेशन होता है, इसके बाद एविडेंस रिकॉर्ड होता है, और लास्ट में जो है जजमेंट या डिक्री जो है पास हो जाता है। इसके बाद अगर कोई व्यक्ति जो जजमेंट या डिक्री से खुश नहीं है, ठीक है, या तो उसके फेवर में पास नहीं हो, तो उसके लिए वो अपील भी कर सकता है, रिवीजन भी कर सकता है, ठीक है, ये प्रोविजन दिया गया। उसके बाद जो है लास्ट स्टेज एग्जीक्यूशन का, ठीक है, तो एग्जीक्यूशन उसके बाद किया जाता है कि जो भी रिलीफ या फिर रेमेडी ग्रांट किया गया है उसको इन्फोर्स कराया जाए, ठीक है, उस व्यक्ति को दिया जाए जो है इसका जो है हकदार है, एंटाइटल है। तो ये पूरा प्रोसीजर है सूट्स प्लेंट फाइल होने से लेके जजमेंट और डिक्री तक, ठीक है। अब आइए इनको समझते हैं हम लोग डिटेल में पूरा। तो सबसे पहले टाइप ऑफ लॉ देखा है, जैसा कि हम लोगों ने देखा है कि दो टाइप के हैं, सिविल और क्रिमिनल। सिविल मतलब प्राइवेट राइट होता है, ठीक है, इंडिविजुअल फाइल करता है, वन इंडिविजुअल टू अदर इंडिविजुअल, ठीक है, नॉट पब्लिक राइट, सही है। तो ठीक है, जैसे इंजंक्शन हो गया, इंजंक्शन को हम लोग बोलते हैं स्टे ऑफ सूट बोलते हैं, ये सूट में स्टे लगवाना है, ठीक है, कहीं स्टे लगवाना है तो उसके लिए स्टे वर्ड होता है जनरल, जबकि दोनों में अंतर होता है, ठीक है, तो उसको हम इंजंक्शन बोलते हैं। डिक्लेरेशन तो आपको बताया मैंने। कंपनसेशन हो गया, कुछ को मतलब क्षतिपूर्ति चाहिए, तो ये सब जो है सिविल केस में। क्रिमिनल में का पब्लिक राइट होता है, ठीक है, अब सोसाइटी एट लार्ज को अफेक्ट करता है, जो पनिशेबल होता है आईपीसी के 1860 में। अब देखते हैं जो पूरा जो हमारा सिविल प्रोसीजर कोड है, ये चार चीज़ पे जो है पूरा जो है चक्कर लगाता है, चार चीज़ का। इसमें क्या है, प्लेंटिफ यानी जो सूट फाइल करता है, डिफेंडेंट जिसके खिलाफ सूट फाइल हुआ है, कॉज ऑफ एक्शन का मतलब क्या होता है, रीजन टू फाइल सूट, अपने के सूट क्यों फाइल किया है, उसके पीछे का रीजन क्या है, कॉज क्या है, ठीक, एग्जिस्टेंस ऑफ लीगल राइट, वायलेशन ऑफ लीगल राइट। फिर कोर्ट है, कोर्ट होना चाहिए, मतलब जहाँ सूट फाइल कर रहे हैं उस कोर्ट में, किस कोर्ट में आप सूट फाइल करते हैं उसको भी लिखा जाता है उसमें, ठीक है, जिसमें जुरिडिक्शन को देख कर ही जो पार्टी होता है वो जुरिडिक्शन को ही देख कर जो है सूट फाइल करता है कि किस कोर्ट में क्या मैटर जाएगा। जुरिडिक्शन तीन प्रकार का होता है हमारा, पेक्यूनरी, सब्जेक्ट मैटर और टेरिटोरियल। कौन सा है, पेक्यूनरी, सब्जेक्ट मैटर और टेरिटोरियल, ठीक है। पेक्यूनरी अगर और डिटेल समझना है तो पेक्यूनरी आप देखते हैं सेक्शन 9 में, जहाँ बोला गया कि द कोर्ट शैल हैव पावर टू ट्राई ऑल सूट ऑफ सिविल नेचर एक्सेप्ट ऑफ विच द कोर्ट ऑफ विच देयर कॉग्निजेंस इज एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली बार्ड। इसका सब्जेक्ट मैटर होता है, पेक्यूनरी मतलब कि मनी से संबंधित, देखते हैं कि किस सूट कितने वैल्यू, सूट का वैल्यू क्या है, उस हिसाब से उस कोर्ट में फाइल होता है। फिर दूसरा है सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट मैटर देखते हैं कि किस मैटर से संबंधित जो है वाद यानी कि सूट जो है लाया गया है। अगर फैमिली संबंधित लाएगा तो उसको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भेजेंगे, ठीक है, अगर आपका जो है रेवेन्यू संबंधित तो रेवेन्यू कोर्ट भेजेंगे। तो इस तरह का जो है सब्जेक्ट मैटर होता है, ये दिया गया सेक्शन 9 में। सेक्शन 9 दो चीज़ बोलता है कि जब भी कोई सूट आप फाइल करते हैं तो लोवेस्ट यानी जो भी मतलब सूट अगर फाइल हो रहा है, यानी प्लेंटिव अगर सूट कोई फाइल कर रहा है तो उसको हमेशा जो है लोवेस्ट ग्रेड में फाइल करेगा, यानी सबसे निचली अदालत में फाइल करेगा, और जो निचली अदालत फाइल कर रहा है वो जो है वो कोर्ट जो है कॉम्पिटेंट टू ट्राई होना चाहिए, ये सेक्शन 9 बोलते हैं। इसके अलावा लास्ट क्या है, टेरिटोरियल है। टेरिटोरियल दिया है सेक्शन 15 से लेकर 20 तक दिया गया, ठीक है, सेक्शन 15 में से लेकर जो है 20 तक दिया है। तो 15 में ये से बताया कि लोवेस्ट ग्रेड होना चाहिए और कॉम्पिटेंट टू ट्राई होना चाहिए। इस 16 से लेकर 20 तक जो है कैटेगरी दिया है कि किस किस कोर्ट में फाइल किया, जैसे कोर्ट आपका डिफरेंट कोर्ट है, यानी एक से ज़्यादा कोर्ट में फाइल हो रहा है, या फिर अनसर्टेन है, पता नहीं चला किस कोर्ट में फाइल हो रहा है, या फिर जहाँ पर डिपेंडेंट रहता है, जहाँ कॉज ऑफ एक्शन एराइज हुआ है या फिर कॉज ऑफ एक्शन घटित हुआ है वहाँ कोर्ट फाइल करता है। ये तो है 16 से लेकर 20 तक। उसमें इमूल प्रॉपर्टी को लेकर के मतलब कि किस कोर्ट में फाइल होना चाहिए, इमूल प्रॉपर्टी के सूट वगैरह, ये सब 16 से 20 तक दिया गया डिटेल में समझने के लिए। अब इसके आगे देखते हैं स्टेज ऑफ सिविल सूट टिल एग्जीक्यूशन तक। दो चीज़ें, एक थ्योरेटिकल वाइज, एक ऑर्डर सेक्शन वाइज। पहले हम लोग थ्योरेटिकल वाइज समझते हैं। तो ये जो आपका दिया है इस साइड में, ये थ्योरेटिकल वाइज पूरा दिया है, टोटल 14 दिया गया, 14 प्रोसेस थ्योरेटिकल वाइज। तो देखते हैं, पहला है आइडेंटिफाई ऑफ कॉज ऑफ एक्शन। पहले कॉज ऑफ एक्शन को आइडेंटिफाई पहले करना,
और कॉज ऑप्शन में बता दिया पहले ही। दूसरी बात मैंने सब बता दिया, बस ये जो है पूरा उसी का जो क्रम में दिया गया, सीरियल वाइज दिया गया। दूसरा है कंसल्ट ए लॉयर, यानी ऑर्डर 3 के अनुसार जो यहाँ को कंसल्ट होता है लॉयर के, आप हेल्प लेते हैं प्लेंट फाइल करने के लिए। फिर प्रिपेयर ए प्लेंट, ऑर्डर 7 में आपका प्लेंट फाइल होता है, ठीक है। फिर कोर्ट फीस 1860 जितना उन्होंने आया 1860 में 1870 60 का सॉरी 1870 में जो आपका कोर्ट फीस के सेक्शन 7 में जो है देखा जाता है कि जो है कितना अमाउंट का क्लेम है, उस हिसाब से कोर्ट फीस उतना फीस लगता है, ठीक है। कोर्ट फीस भी एक जो है मैंडेटरी चीज़ है, मैंडेटरी प्रोसीजर है कोर्ट फीस भी। इसके अलावा 5वां है फाइलिंग ऑफ सूट होता है। सूट फाइल करेंगे, प्लेंट वगैरह आपने तैयार कर लिया, फिर सूट फाइल करेंगे कोर्ट के सामने। फिर कोर्ट क्या करेगा, सम्मन भेजेगा दूसरी पार्टी को। दूसरी पार्टी क्या करेगा, उसका रिटन स्टेटमेंट एंड रिप्लाई करेगा, जो कि ऑर्डर 8 में दिया गया, सम्मन ऑर्डर 5 में दिया गया। फ्रेमिंग ऑफ इशू ऑर्डर 14 में होगा आपका, ठीक है। अगर सूट बन रहा है, अगर केस बन रहा है, सूट बन रहा है, अगर मैटर लग रहा है कि हाँ मैटर सही है, जेन्युइन है, कॉज ऑफ एक्शन सही है, तो कोर्ट जो है इशू फ्रेम करता है ऑर्डर 14 में। इसके बाद जो है रिकॉर्ड ऑफ एविडेंस होता है, कोर्ट एविडेंस रिकॉर्ड करता है ऑर्डर 18 में, ठीक है। कोर्ट रीजन रिकॉर्ड करता है एविडेंस को, इसके साथ ही एग्जामिन करता है विटनेस को, पार्टीज को, ठीक है। ये सब होता है ऑर्डर 18 वगैरह में। फिर आर्गूमेंट कराया जाता है दोनों पक्षों के बीच में, ठीक है। दोनों पक्षों के साथ बुलाया जाएगा, फिर आर्गूमेंट कराया जाएगा किस किस मुद्दों पर, मतलब क्या क्या होनी चाहिए बात। फिर उसके बाद जजमेंट फाइल होता है। जजमेंट आपका दिया गया ऑर्डर 20 में, इसके साथ ही जजमेंट आपका सेक्शन 33 में भी दिया गया है, जजमेंट और डिक्री। जजमेंट पहले आता है फिर डिक्री आता है, हमेशा याद रखिएगा। ये बहुत लोगों के साथ जो है मिसअंडरस्टैंडिंग है कि जजमेंट पहले आता है कि डिक्री पहले आता है, तो ये जजमेंट जो है पहले आता है। जजमेंट फॉलोज द डिक्री, नहीं डिक्री फॉलोज द जजमेंट, यानी डिक्री फॉलो करता है जजमेंट, यानी जजमेंट पहले आता है, ठीक है। सेक्शन 33 और ऑर्डर 20 में जो है ये सब दिया गया जजमेंट। फिर इसके बाद डिक्री पास होता है, डिक्री भी वही है, जजमेंट और डिक्री, डिक्री बाद में आ रहा है। डिक्री भी ऑर्डर कहाँ दिया है, डिक्री दिया है आपका ऑर्डर 20 रूल 6 से लेकर आई थिंक 20 तक दिया गया, सर 20 या 22 तक दिया गया पूरा। और आपका जो है जजमेंट कहाँ दिया, वो भी ऑर्डर 20 में दिया गया, रूल 1 से लेकर 5 तक, ठीक है। अब इसके बाद जो है ऑर्डर सेक्शन वाइज हम लोग समझते हैं क्या क्या है। ऑर्डर 4, पहला ऑर्डर 4 जहाँ की जो है इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट होता है। इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट के साथ हम लोग पढ़ते हैं ऑर्डर 26 और ऑर्डर 4 रूल 2। ऑर्डर 26 में क्या दिया है, ऑर्डर 26 में आपका ये दिया है कि सूट जो है जो इंस्टीट्यूट होगा वो प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेंट के द्वारा होगा। सेक्शन 26 में आपका दिया है कि सूट इंस्टीट्यूट होगा प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेंट, और ऑर्डर 4 में दिया गया कि सूट भी, इसमें भी मतलब सेम ही चीज़ बोला गया, सूट आपका जो है प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेंट से ही, और जो प्रेजेंटेशन ऑफ जो प्लेंट होता है वो डुप्लीकेट में होता है, ठीक है। डुप्लीकेट जो ये इंपॉर्टेंट है, डुप्लीकेट जो है ये जो आपका ऑर्डर में दिया है, और सेक्शन में आपका जो दिया वो एफिडेविट दिया है कि सूट जो की प्लेंट जो है हमेशा एफिडेविट से फाइल होगा। और अगर कोर्ट में फाइल को अगर करें, कोर्ट में तो फाइल होता ही है, और अगर जो है एक आप सूट फाइल कर रहे हैं कोर्ट में, ठीक है, तो वो जो हमेशा डुप्लीकेट फाइल करते हैं प्लेंट का, ठीक। इसके अलावा ऑर्डर 4 रूल 2 में रजिस्ट्रेशन ऑफ सूट दिया गया कि जो भी सूट फाइल को रजिस्ट्रेशन आप करवाएं। इसके बाद दूसरा स्टेज है ऑर्डर 7 है प्लेंट। यहाँ पर प्लेंट में क्या क्या लिखना है, जैसे कि आपका डिपेंडेंट और प्लेंटिफ का एड्रेस है, नेम है, प्लेस ऑफ रेसिडेंस है, फिर उसके बाद कॉज ऑफ एक्शन है, फिर का रिलीफ क्या लेना है, ठीक है। ये सब पूरा लिस्ट एक दिया है ऑर्डर 7 में। रूल 1 में देखेंगे पूरा लिस्ट दिया है क्या क्या प्लेंट में होता है। फिर उसके बाद अगला स्टेज है ऑर्डर 5 का, जिन्हें समन भेजते हैं हम, जिसके साथ लोग पढ़ते हैं 27 से लेकर 32 तक, 27 से लेकर 32 तक, यानी 32 तक पूरा डील करता है, समन से डील करता है, ठीक है। जिसमें 27 में समन टू डिफेंडेंट है, 28 में डिफेंडेंट जहाँ रिसाइड करता है, जहाँ रहता है वहाँ पर समन भेजना है। फिर उसके बाद 29 में आपका फॉरेन समन है। फिर 31 में विटनेस से संबंधित समन है, तो ये पूरा दिया गया। 32 में क्या है आपका, 32 में पेनाल्टी दिया गया कि अगर कोई इस संबंध में अगर कोई व्यक्ति ब्रीच करता है उसका, तो उसके लिए पेनाल्टी क्या है, ठीक। फिर इसके बाद ऑर्डर 5 रूल 1 से लेके रूल ये सब जो दिया गया है कि 9 है, 20 है, 29A दस्ते संबंध जो की है, 24 है, 25 है, 24 में प्रिजन है, ठीक है, 25 में एडल्ट मेल मेंबर है। तो ये सब जो है किसको किसको समन भेजना है, कैसे कैसे समन भेजना है, ये सब पूरा प्रोसीजर जो है रूल 1, 9, 29A, 24, 15 में दिया गया। इसके साथ हम लोग पढ़ते हैं सेक्शन 64 CRPC का, जो बोलता है कि एडल्ट मेंबर को जो है सम्मन अगर भेजने से अगर डिफेंडेंट प्रेजेंट नहीं है उस समय जिस समय सम्मन जो है भेजा गया है, तो एडल्ट मेल पर्सन को जो भेजना चाहिए। जबकि CPC बोलता है एडल्ट
एडल्ट पर्सन होता है सीआरपीसी में, जबकि सीपीसी में एडल्ट मेल पर्सन होता है। फिर इसके बाद अगला प्रोसेस है ऑर्डर 8 का है। ऑर्डर 8 में हम लोग जो है रिटन स्टेटमेंट होता है, जो कि 30 दिन के अंदर जो है रिप्लाई करना होता है। किसको? 30 दिन के रिप्लाई करना होता है डिफेंडेंट को करना पड़ता है रिटन स्टेटमेंट द्वारा, जो एक्सटेंड किया जाता है 90 दिनों तक, जो कि बलराज सनेजा वर्सेस सुनील मदन केस में बोला गया। इसके अलावा जो डिफेंडेंट है वो रिटन स्टेटमेंट तो फाइल कर सकता है, इसके अलावा क्रॉस क्लेम भी कर सकता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सेट ऑफ और काउंटर क्लेम। ये क्रॉस क्लेम है, मतलब कि क्रॉस क्लेम उल्टा मतलब प्लेंटिफ के ऊपर ही क्लेम कर देगा कि मतलब मेरा भी तो मतलब वो प्लेंटिफ इतना बकाया है ऑलरेडी। इसके बाद है ऑर्डर 10 है। ऑर्डर 10 में आपका जजमेंट डिक्री होता है। फिर ऑर्डर 14 में वो 15 है। ऑर्डर 10 में आपका क्या है? एग्जामिनेशन ऑफ पार्टीज है, ठीक है, फर्स्ट हियरिंग होता है ऑर्डर 10 में। फिर ऑर्डर 14 और 15 में क्या है? ऑर्डर 14 में अगर जो है सूट बन रहा है तो फ्रेम इशू होता है, अगर 15 में नहीं बन रहा है तो जो है क्या होता है, सूट डिसमिस हो जाता है, ठीक है। ऑर्डर 16 इसके बाद है, अगर केस बन रहा है तो ऑर्डर 16 का रियल नियम जारी होगा, जिसमें ऑर्डर 16 में क्या अटेंडेंस ऑफ विटनेस है, विटनेस को बुलाया जाएगा, उनका लिस्ट ऑफ विटनेस दिया जाएगा विद इन 15 डेज के लिए, ठीक है। देखो यहाँ लिखा है लिस्ट ऑफ विटनेस विद इन 15 डेज एंड एक्सपेंसेस ऑफ सम्मन, जो भी खर्चा किया गया वो 7 दिनों के अंदर जमा हो जाना चाहिए। किसके द्वारा? सम्मन का खर्चा कौन देगा? वो पार्टी जिसने मतलब कि सम्मन के लिए कोर्ट से मतलब कोर्ट के सामने रिक्वेस्ट किया है, ठीक है, सम्मन के लिए। ऑर्डर 18 में एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस होता है, इसमें चीफ क्रॉस री होता है, ठीक है। इसके अलावा ऑर्डर 18 रूल 12 पढ़ सकते हैं हम लोग, ऑर्डर 18 रूल 17 पढ़ते हैं। ऑर्डर 18 रूल 12 में दिया डिमीनर ऑफ विटनेस दिया गया है। डिमीनर ऑफ विटनेस मतलब कि कैरेक्टर ऑफ विटनेस, का कैरेक्टर चेक किया जाता है कि वो मतलब कि फेक विटनेस है या फिर रियल विटनेस है। इसके अलावा ऑर्डर 18 रूल 17 दिया गया है। ऑर्डर 18 रूल 17 में आपका जो एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस दिया गया है, ठीक है। इसको हम लोग पढ़ते हैं सीआरपीसी का, पढ़ना चाहे तो सीआरपीसी के सेक्शन 311 में पढ़ते हैं। और ऑर्डर 18 रूल 12 को हम पढ़ते हैं सीआरपीसी के सेक्शन 280 में पढ़ते हैं, 280 में। इसके बाद ऑर्डर 20 में जजमेंट और डिक्री पास होता है। जजमेंट 30 दिन के अंदर पास हो जाना चाहिए, मैंडेटरी है। और डिक्री जो है 15 दिन के अंदर आफ्टर जजमेंट जो है पास हो जाना चाहिए। इसके बाद अगर कोई व्यक्ति जजमेंट या डिक्री से खुश नहीं तो उसके लिए अपील कर सकता है, जो कि ऑर्डर 41 इसके अलावा सेक्शन 96 और 97 में दिया गया है। 96 में अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिक्री दिया है, जबकि 97 में अपील फ्रॉम प्रीलिमिनरी डिक्री दिया गया है, ठीक है। इसके बाद एग्जीक्यूशन कर सकते हैं। कौन एग्जीक्यूशन करता है? हमेशा जो है डिक्री होल्डर करता है। दो पार्टीज हैं, एक होता है डिक्री होल्डर यानी जिसके फेवर में जो है डिक्री पास हुआ है, एक होता है जजमेंट डेप्टर जिसके अगेंस्ट में जो है डिक्री जो है पास किया गया। तो एग्जीक्यूशन का एप्लीकेशन फाइल करता है, कौन फाइल करता है? डिक्री होल्डर फाइल करता है। अब इसका जिस्ट देखते हैं, जो अभी ऊपर हम लोग पढ़ा है उसका जिस्ट क्या है। ऑर्डर 4 है, 7 है, 5 है, 8 है, 10 है, 14 और 15 है, 16 है, 18 है, 20 है, 41 और 21 है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप लोग बाई हार्ट याद करिए। 4 है, 7 है, 5 है, 8 है, 10 है, 14 और 15 है, फिर 16 है, 18 है, 20 है। बस 20 तक याद कर लीजिए, 20 भी सही है। फिर 41 और 21 तो ऑप्शनल हो सकता है, ये यहाँ तक याद करना आपको जरूरी है, ठीक है। 4 में क्या होता है? इंस्टीट्यूशनल सूट है, ठीक है। 5 में आपका क्या है? प्लेंट है। 7 में आपका प्लेंट है, 5 में आपका सम्मन है, 8 में रिटर्न स्टेटमेंट है, 10 में आपका हियरिंग होता है, फर्स्ट हियरिंग आपका है, ठीक है। 10 में आपका क्या है? फर्स्ट हियरिंग है, एग्जामिनेशन ऑफ पार्टीज है। फिर ऑर्डर 14 15 में केस बन रहा है कि नहीं बन रहा है, सूट बन रहा है कि नहीं बन रहा है। फिर ऑर्डर 16 में अगर सूट बन रहा है तो इशू फ्रेम होता है कि किस किस इशू पे जो है सूट जो है डिसाइड किया जाएगा, किस किस इशू पे कोर्ट को डिसाइड करना है सूट को, ठीक है। ऑर्डर 80 में एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस होता है, ठीक, याद रखिएगा हमेशा। एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस कहाँ होता है? ऑर्डर 18 में होता है। फिर ऑर्डर 20 में आपका डिक्री जजमेंट पास होता है। इसके अलावा और भी अदर इम्पोर्टेंट ऑर्डर्स यहाँ दिए गए हैं, ठीक है। जो ऊपर का ऑर्डर जो पूरे दिए गए हैं, इसके अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्डर जैसे ऑर्डर 3 हो गया है। ऑर्डर 3 में आपका जो आपको हमने बताया था कि एडवोकेट से हेल्प ले सकते हैं प्लेंट फाइल करते समय, एंगेज लॉयर कर सकते हैं, ठीक है, हियरिंग वगैरह के लिए। तो ये ऑर्डर 3 में दिया गया। ऑर्डर 9 में आपका अपीयरेंस नॉन अपीयरेंस, मतलब पार्टी आता है कि नहीं आता है कोर्ट के सामने, मतलब जब प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट फाइल हो जाता है उसके बाद कोर्ट पार्टी को बुलाता है, ठीक है, बिफोर द कोर्ट। तो पार्टी कौन सी पार्टी आती है, कौन सी पार्टी नहीं आती, तो उसके बारे में पूरा प्रोसीजर ऑर्डर 9 में दिया गया। ये आपको वो मतलब ऑर्डर दिया गया है पूरा, ठीक है। ऑर्डर 11 में आपको डिस्कवरी इंस्पेक्शन दिया गया है कि क्या क्या मतलब कि इस मतलब सूट में क्या क्या डिस्कवर हुआ, क्या क्या इंस्पेक्ट किया जा रहा है, ठीक है, क्या क्या इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, ठीक है, ये सब दिया गया। ऑर्डर 12 में एडमिशन दिया गया कि क्या क्या फैक्ट जो एडमिट किया गया है डिफेंडेंट के द्वारा। जैसे प्लेंटिफ ने ये आपके खिलाफ जो है क्लेम किया कि इसने ने ये किया, तो इसमें से कुछ जो है क्लेम
प्लेंटिफ कुछ क्लेम को अगर डिफेंडेंट जो है एडमिट कर लेता तो उनको भी दिया गया है। इसके अलावा आप ऑर्डर 8 का रूल 4 और 5 पढ़ेंगे तो वहाँ भी दिया गया इवेसिव डिनायल और स्पेसिफिक डिनायल, यानी आपको अगर एडमिट नहीं करना, अगर डिफेंडेंट को कोई मतलब कि प्लेंट में कोई क्लेम अगर एडमिट नहीं करना तो उसको स्पेसिफिकली जो है डिनाई करना चाहिए रिटन स्टेटमेंट में लिख कर, ठीक है। तो वो सब दिया है। फिर एडमिशन दिया गया, एडमिशन आप लोग जान गए हैं कि जो डिफेंडेंट एडमिट करता है, प्लेंटिव जो एडमिट करता है वो सब दिया गया ऑर्डर 12 में। फिर 13 में क्या दिया, प्रोडक्शन दिया गया, इम्पाउंड दिया गया, रिटर्न ऑफ डॉक्यूमेंट दिया गया, यानी कि प्रोड्यूस करना है डॉक्यूमेंट को, जो भी इम्पाउंडिंग हुआ है, जो भी जब्त किया गया डिफेंडेंट से जो भी जब्त किया गया, और फिर रिटर्न ऑफ डॉक्यूमेंट, या फिर कुछ डॉक्यूमेंट ऐसे प्रोड्यूस किए गए हैं प्लेंटिव और डिफेंडेंट को जिनकी आवश्यकता नहीं है सूट के लिए, तो उनको जो है रिटर्न कर दिया जाएगा। और कुछ डॉक्यूमेंट जिनकी आवश्यकता है उनके लिए उनको जो है कोर्ट ऑर्डर देगा, डायरेक्ट करेगा कि जो आप इस डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करें। इसके बाद ऑर्डर 19 है, एफिडेविट वगैरह देख लीजिए कि कोई भी अगर कुछ भी आप फाइल कर रहे हैं, चाहे प्लेंट हो गया, WS हो गया, फिर कोई एविडेंस भी आप या फिर कोई डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करें तो उन सभी के साथ एफिडेविट लगाना जरूरी है CPC में। केवल CPC में ही आपका, CRPC में ऐसा कुछ नहीं है एफिडेविट का, लेकिन CPC में आपको मैंडेटरी है, एफिडेविट फाइल करना ही पड़ेगा, सत्यापित करना पड़ेगा कि हाँ मैंने जो फाइल करी है ये पूरी तरह से सही है, ठीक। अब देखते हैं अमेंडमेंट ऑफ इन CPC। CPC अमेंडमेंट क्या होता है? अगर CPC अमेंडमेंट करना तो क्या करना होगा? अगर सेक्शन में अमेंडमेंट करना है, दो चीज़ है, ठीक है, पहले समझ लेते हैं। दो चीज़, एक मिनट, दो चीज़ आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। एक होता है सेक्शन होता है, एक है ऑर्डर। CPC में दो भाग में डिवाइड किया गया है, एक ऑर्डर में डिवाइड किया गया, एक सेक्शन में डिवाइड किया गया है। CPC जो हमारा दो भाग में डिवाइड, एक है सेक्शन धारा, एक है ऑर्डर यानी आदेश। सेक्शन क्या है हमारा? सब्सटेंटिव राइट है। सेक्शन क्या मतलब क्या होता है? सब्सटेंटिव राइट होता है, मतलब कि डिफाइन करता है राइट को कि आपके पास जो ये राइट है, आपको जो ये राइट मिल सकता है, मिलता है, ठीक है। CPC आपको ग्रांट करता है। इसके अलावा ये बताता भी है, सेक्शन बताता है कि जो है जनरल प्रिंसिपल ऑफ सिविल जुरिडिक्शन क्या है, कि आपका जो है जनरल प्रिंसिपल आपके पास क्या क्या मतलब बोलता है कि CPC में क्या क्या होना चाहिए। जनरल प्रिंसिपल ऑफ सिविल ज्यूरिडिक्शन, ठीक है क्या। और ऑर्डर समझते हैं, तो सेक्शन क्या है आपका? सेक्शन आपका राइट को बताता है और इसके अलावा डिफाइन करता है विभिन्न राइट को, ठीक है। ऑर्डर क्या है? ऑर्डर प्रोसीजर लॉ है, ये प्रोसीजर बताता है कि कैसे आपको जो है कोई आपका ब्रीच हुआ तो रेमेडी कैसे मिलेगी, क्या क्या प्रोसीजर, कहाँ कहाँ जाना पड़ेगा, किस किस कोर्ट के समय जाना, क्या क्या प्रोड्यूस करना पड़ेगा, तो वो सब जो है ऑर्डर बताता है। तो सेक्शन क्या है? सब्सटेंटिव लॉ है एक तरीके से, और ऑर्डर क्या है आपका? प्रोसीजरल लॉ है, ठीक है। सेक्शन कौन अमेंड करता है? अब इस पर अमेंडमेंट चलते हैं हम लोग, ठीक है। सेक्शन कौन अमेंड करता है? ये लेजिस्लेचर के द्वारा अमेंड होता है। CPC में अगर सेक्शन अमेंड करना तो लेजिस्लेचर करेगा। लेजिस्लेचर मतलब कि जो जिसने लॉ बनाया है। ऑर्डर में अमेंडमेंट करना है तो ऑर्डर लेजिस्लेचर के द्वारा भी होता है और हाई कोर्ट के द्वारा भी होता है। लेजिस्लेचर जिसने लॉ बनाया है, और हाई कोर्ट मतलब कि हाई कोर्ट भी जो है इसमें ऑर्डर में अमेंडमेंट कर सकता है, क्योंकि यह जो है प्रोसीजरल लॉ है और ये माना जाता है प्रोसीजरल लॉ इज द हैंडमेड ऑफ जस्टिस, यानी प्रोसीजर लॉ को हम चेंज भी कर सकते हैं। हाई कोर्ट कहाँ करता है? सेक्शन 151 में अगर देखा जाए तो, अगर प्रोसीजर समझना है तो सेक्शन 151 में जो हाई कोर्ट के पास इनहेरेंट पावर है, IP है, इनहेरेंट पावर, ठीक है, जहाँ वो मतलब कि ऑर्डर को में चेंजेस कर सकता है अगर इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस जो है अफेक्ट हो रहा है और सिक्योर करना है एंड ऑफ जस्टिस को, ठीक है। तो ये सब पूरा जो है इसके बारे में था, प्रोसेस के बारे में। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर क्वेरी है या फिर कोई डाउट है तो इसके संबंध में आप जो है कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू।